कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज। इस नई सीरीज में आने वाली जो जून में एग्जाम होने वाले हैं, 5 जून को यूपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है, उसी को देखते हुए हम विजन आईएएस के 2022 के सारे टेस्ट हम अपने चैनल पर सॉल्व करने वाले हैं। सारे टेस्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ आप बने रहिए ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आपकी तैयारी में और इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आपको हमारे साथ बना रहने पड़ेगा और साथ ही आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आपको सारे टेस्ट का लाभ मिल सके। सारे टेस्ट हम आपको अपने चैनल पर सॉल्व कराएंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 13 से। टेस्ट नंबर जो 13 है वो विजन आईएएस का आधुनिक भारत से यानी मॉडर्न इंडिया से हम अपने टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। और 2022 को एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, सभी का एग्जाम अच्छा जाए और उसी एग्जाम को और अच्छा करने के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो चलिए उसका लाभ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपके लिए ये बेनिफिशियल है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आई होप ये पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर देख रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अमृतसर की संधि से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि को एक और नाम से जानते हैं, मैं आपको बता दूं। अमृतसर की संधि को चिरस्थायी मित्रता की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अमृतसर की संधि को चिरस्थायी मित्रता की संधि कहा जाता है। के संदर्भ पे हमें निम्नलिखित कथनों में हमें विचार करना है। सबसे पहला पॉइंट है, यह संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की में रणजीत सिंह की पराजय के पश्चात हस्ताक्षरित हुई थी। दूसरा, इसमें सिख सेना के लिए सतलज नदी को पार करना निषिद्ध किया गया और वह सतलज नदी के पूर्व के राज्यों पर अधिकार कर सकते थे। तो आपको बताना है इन सभी भी ऑप्शंस को देख के कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी ना तो एक और ना तो दो। चलिए फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि आपको इनमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलिए इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। करेक्ट आंसर को देखते हैं और हमारा करेक्ट आंसर क्या आता है। करेक्ट आंसर देखते हैं और जानते हैं अमृतसर की संधि के बारे में। अमृतसर की संधि की मैं बात करूं तो यह हुई थी रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि चिरस्थायी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किया था। किसने किया था? रणजीत सिंह ने। कब किया था? 25 अप्रैल 1800। 1 सेकेंड, सभी लोग रुक जाइएगा। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये संधि जो हुई थी वह हुई थी 25 अप्रैल। 1 मिनट, काफी मोटा ब्रश आ चुका है जिससे सब कुछ इरेज हो जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर तरीके से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था? रणजीत सिंह ने किया था। इसे चिरस्थायी मित्रता संधि भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कौन सा सही है? बी नंबर सही है, यानी केवल दो। बात करते हैं, सबसे पहले डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आंसर की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसमें रणजीत सिंह ने सतलज नदी को पार करना पश्चिम की तरफ का राज विस्तार निषिद्ध किया गया था। तो सतलज नदी के पूरब या पश्चिम आपको क्लियर होना चाहिए, पश्चिम की तरफ का राज्य विस्तार निषिद्ध किया गया था। यह सतलज नदी के पूर्व के राज्यों पर अधिकार कर सकते थे। इस संधि पर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 व 49 की घटना के अनेक पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए कथन हमारा कौन सा सही है? कथन हमारा जो एक है वह सही नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको फिर दिखाती हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि यह संधि रणजीत अंग्रेजों के मध्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में रणजीत सिंह की पराजय के पश्चात हुई थी, जबकि हम जो एक्चुअल घटना थी वो क्या थी? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की घटना के अनेक वर्ष पूर्व हस्ताक्षर किए गए थे, यानी पूर्व हुई थी, ये पराजय के बाद नहीं हुई थी। इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो गलत हो जाएगा। अमृतसर की तत्कालिक एवं संभावित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण थी। रणजीत सिंह ने सतलज नदी को अपने राज और कंपनी की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार करके पूरे सिख राष्ट्र पर अपना शासन विस्तार करने की अपनी सर्वाधिक प्रबल महत्वाकांक्षाओं में से एक को अवरुद्ध
कर दिया था। तत्पश्चात उन्हें अपनी शक्ति को पश्चिम की ओर का विस्तार करने हेतु केंद्रित किया एवं मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशेवर 1834 पर अधिकार कर लिया। इसलिए हमारा ऑप्शन हमारा जो कथन है, दूसरा नंबर कथन, वह सही होगा। दूसरा नंबर कथन पढ़ते हैं। इसमें सिख सेना के लिए सतलज नदी को पार करना निषिद्ध किया गया। वह सतलज नदी के पूर्व राज्यों पर अधिकार कर सकते हैं। बिल्कुल पश्चिम की ओर उनका विस्तार नहीं होना था, उनका विस्तार जो होना था वो पूर्वी की तरफ होना था। इसलिए उन्होंने पूर्वी की तरफ की बात करते हैं तो मुल्तान, कश्मीर और पेशेवर पर अपना अधिकार किया था। पूर्वी की तरफ कौन सा आएगा? मुल्तान, कश्मीर और पेशेवर पर अपना अधिकार कर लिया था। आगे बात करते हैं 1809 और 1839 तक कंपनी के साथ राजा रणजीत सिंह के संबंध स्पष्ट रूप से पूर्व उनकी दुर्बल स्थिति का संकेत देते हैं। यद्यपि वह अपनी कमजोर स्थिति के प्रति सचेत थे, उन्होंने अन्य भारतीय शासकों के संघ को संगठित करने या शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। जून 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ ही उनके साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। जून 1838 में रणजीत सिंह को अंग्रेजों के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए राजनीतिक दबाव डालकर बाध्य किया गया। त्रिपक्षीय जो समझौता हुआ, त्रिपक्षीय संधि हुई जो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी, क्योंकि उन्होंने अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद पर आक्रमण करने के लिए ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्रों में गमन करने हेतु मार्ग देने से इनकार कर दिया था। तो आपको अफगान अमीर दोस्त मोहम्मद खान याद होंगे। कौन है ये वही है जो मध्य प्रदेश के भोपाल की स्थापना की। ठीक है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक सैन्य संघर्ष था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक सैन्य सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य एक सैन्य संघर्ष था, जो कब हुआ? जो 1848 से 1849 में हुआ था। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1848 से 1849 के मध्य हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध आपको याद होनी चाहिए। तो ये हुई थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध से सिख साम्राज्य और ब्रिटिश के मध्य, ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। और हुई कब थी? 1848 और 1849 में हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया और इसी के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के बाद ही सिख साम्राज्य का पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। इसलिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हमें याद होना चाहिए। और यह किस किस के बीच हुई थी? तो सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। 1848 और 1849 के बीच हुई थी। इसी के परिणाम स्वरूप सिख साम्राज्य पतन हुआ था। इसलिए हमें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध महत्वपूर्ण रखता है कि क्योंकि इसके कारण सिख साम्राज्य का पतन हुआ था, इसलिए हमें यह महत्वपूर्ण बात याद रखनी चाहिए। यह 1848 और 1849 में हुई थी। इसके बाद उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के रूप में गठन किया गया था। पंजाब का विलय करने के बाद इसको उत्तर पश्चिम आपको याद है सीमांत प्रांत के रूप में इसका गठन कर दिया गया था। इतनी बातें क्लियर हुई, सभी को समझ में आई। आई होप सभी को ये इतनी इंफॉर्मेशन सब कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से किन शासकों ने 1857 के विद्रोह में समर्थन नहीं किया था? क्वेश्चन हमारा है किसने 1857 की क्रांति में समर्थन नहीं किया? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें किसने समर्थन नहीं किया था? इंदौर के होलकर ने, कश्मीर के महाराजा ने या पटियाला के शासक ने? आपको कूट नीचे दिए गए जो कूट है उनका प्रयोग करना है और बताना है कि कौन से ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यानी तीनों ने, इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा, पटियाला के शासक। बी 1 और 2 इंदौर के होलकर, कश्मीर के महाराजा। सी 2 और 3 कश्मीर के महाराजा और पटियाला के शासक। डी 1 और 3 इंदौर के होलकर और पटियाला शासक। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 यानी इस 1857 के विद्रोह में
किसने किसने समर्थन नहीं किया था, तो समर्थन नहीं करने वालों की जो संख्या है, जो नाम है वो है, इंदौर के होलकर ने नहीं किया था, कश्मीर के महाराजा ने नहीं किया था और पटियाला के शासक ने समर्थन नहीं किया था। ध्यान रखिएगा, इन्होंने किया नहीं था, इन्होंने समर्थन नहीं किया। ठीक है, करने वालों की अलग लिस्ट होगी, मैं आपको बताऊंगी। चलिए पढ़ते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के बारे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन नंबर ए पता चल गया हमें। इन तीनों ने हमें 1857 के विद्रोह में जो क्रांतिकारी थे उनका समर्थन नहीं किया था। 1857 के विद्रोह की सफलताओं के कारण समझते हैं। कुछ वर्ग एवं समूह इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। वे वास्तव में विद्रोह के विरुद्ध कार्य कर रहे थे। बड़े जमींदारों ने तूफानों में तरंग रोध का कार्य किया, यानी जो बड़े जमींदार थे उन्होंने तूफानों में तरंग रोध का कार्य किया था। यहाँ तक कि अवध के तालुकेदार भी भूमि की वापसी का आश्वासन प्राप्त कर होने के पीछे हट गए थे। साहूकारों और व्यापारियों के विद्रोही के अधिक प्रकोप का सामना करना पड़ा और उनके अनुसार ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत उनको वर्ग हित अधिक संरक्षित किए गए। शिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह को प्रगति विरोधी शिक्षित भारतीयों ने भी इस विद्रोह में उन्होंने अपना सहयोग नहीं दिया था। सामंती व्यवस्था के समर्थक आधुनिकता के लिए पारंपरिक रूढ़िवादी ताकतों के प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया। ये लोग अत्यधिक आशान्वित थे कि अंग्रेज आधुनिकीकरण युग की शुरुआत करेंगे। अधिकांश भारतीय शासकों ने इनमें सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था और सक्रिय रूप से अंग्रेजों की सहायता भी की थी। भारतीयों की सहायता करने के बजाय इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करना उचित समझा था। इसमें भाग न लेने वाले अथवा समर्थक न करने वाले शासकों में निम्नलिखित शामिल थे। ग्वालियर के सिंधिया ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। किसने? ग्वालियर के सिंधिया ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो ग्वालियर के सिंधिया हो गए और इंदौर के होलकर हो गए, पटियाला सिंध और अन्य सिख सरदार हो गए और कश्मीर के महाराजा ऐसे शासक थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भारतीयों का साथ न देते हुए अंग्रेजों का साथ दिया और अपने योगदान से विमुख हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार इसका प्रभाव कुल क्षेत्र के 1/4 से अधिक और कुल जनसंख्या के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/4 से अधिक और कुल जनसंख्या की बात करें तो 1/10वें भाग से अधिक नहीं था। इसलिए हमारा विकल्प था जो वो उत्तर नंबर ए सही था। क्लियर हो गई इतनी बातें। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में सुर्खियों में रहा 7 पहल किस विषय से संबंधित है? पर्यटन एवं अतिथि उद्योग की अभिवृद्धि से, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं से, ग्रामीण स्वास्थ्य क्षेत्रों में डिजिटल लर्निंग के प्रोत्साहन से, स्टार्टअप के लिए हैंड होल्डिंग प्रोग्राम से। चलिए आंसर देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 नामक ग्रामीण उद्यम त्वरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य इन महिलाओं को परामर्श देने करके उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार तक प्रदान करने, जीवन को बेहतर बनाने तथा सामाजिक एवं वित्तीय पहलुओं में स्वतंत्र सशक्त बनाने पर बल दिया। इसके अंतर्गत उस 10 विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिनमें ग्रामीण महिलाएं कार्यरत हैं। इनमें कृषि होता है, पशुपालन, कुक्कुट पालन, हस्तशिल्प, हस्तकरघा सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रीय शामिल हैं। इसका उद्देश्य SHG से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि करना है और जो उचित ज्ञान के बिना कम महत्व का कार्य कर रही हैं क्योंकि उनके कार्य से ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के बारे में कौशल प्रदान करना है ताकि उन्हें रोजगार प्रदाता बनाया जा सके और आगे रोजगार उत्पन्न किया जा सके। तो पहल नामक जो 7 नामक पहल है वह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं के लिए किया है ताकि वह अपना रोजगार और अधिक बढ़ा सके और अपने रोजगार को और अधिक आगे की ओर बढ़ोतरी पे ले चलें। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में है। कौन से? यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ पे निम्नलिखित कथनों पर हमें चर्चा करनी है। यंग बंगाल आंदोलन के बारे में देखते हैं कौन कौन सी हमें चर्चा देखने को मिलती है। इसका नेतृत्व हेनरी विलियम डे रोजियो ने किया था।
तो यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने में लगे हुए थे। इनके द्वारा किसानों के हितों में हड़ताल, सामूहिक अवकाश, धरना जैसी गतिविधियां शुरू कर दी गई थी। उपयुक्त क्वेश्चन में से हमें बताना है कौन से सही हैं। केवल एक, ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी एक और 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो चलिए आप फटाफट आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1 और 2। यानी ऑप्शन कथन नंबर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसका नेतृत्व हेनरी विलियम डेरोजियो ने किया था। यानी यंग बंग आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। वे प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से क्या करते थे? लोगों को शिक्षित करने में लगे हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। यंग बंगाल आंदोलन एक क्रांतिकारी प्रवाह था जिसकी उत्पत्ति 1820 और 30 के दशक में 1830 के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच हुई थी। इसके नेता एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे। इसलिए कथन एक सही है। इसलिए क्या है? कथन एक हमारा सही आएगा। यंग बंग आंदोलन एक क्रांतिकारी प्रवाह था जिसकी उत्पत्ति 1820 और 30 के दशक में बंगाली बुद्धिजीवियों के बीच हुई थी। इसके नेता एक एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो थे और कथन एक इसीलिए सही है। हेनरी विवियन डेरोजियो के अनुयायी डेरोजियन के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो अनुयायी थे यानी इनकी जो बात मानने वाले थे वो उनको क्या कहते थे? डेरोजियन के नाम से जानते थे। वे आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि थे। कौन थे? आधुनिक भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि आपको देखने को मिलेंगे। तो हेनरी विवियन डेरोजियो भारत के पहले राष्ट्रवादी कवि हैं। डेरोजियन ने राजा राम मोहन राय के समाचार पत्रों, पैम्फलेटों और सार्वजनिक संघों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने की परंपरा को आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय के समाचार पत्र से उन्होंने लोगों को शिक्षित कराया। पैम्फलेटों और सार्वजनिक संघों के माध्यम से लोगों को शिक्षित करने का काम किया था। इसलिए हमारा कथन नंबर 2 भी सही होगा। वे सार्वजनिक प्रश्नों पर सार्वजनिक संघों का संचालन करते थे, जैसे कि कंपनी के चार्टर में संशोधन, प्रेस की स्वतंत्रता, विदेशियों में ब्रिटिश उपनिवेशों में भारतीय राज मजदूरों के साथ उचित व्यवहार। उन्होंने महिलाओं के अधिकार की भी वकालत की और उनकी शिक्षा के लिए मांग की थी। वे इसे एक आंदोलन के रूप में सफल नहीं हुए क्योंकि उनके विचारों के फलने फूलने के लिए सामाजिक परिस्थितियां परिपक्व नहीं थी। उन्होंने किसानों के मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने क्या किया? किसानों के मुद्दों को नहीं उठाया। उस समय भारतीय समाज में एक ऐसा कोई अन्य वर्ग या समूह नहीं था जो उन्नत विचारों का समर्थन करता। इसलिए हमारा कथन जो 3 है वो गलत, सही नहीं है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियन लोगों को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियन लोगों को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियन लोगों को बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा है। तो इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले के संदर्भ में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने कमजोर वर्गों के और निचली जातियों की उपेक्षा के लिए कांग्रेस की आलोचना की। तीसरा, एम.जी. रानाडे ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। तो हमें बताना है इन तीनों कथनों में कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो चलिए फटाफट मुझे बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? 1 और 2। 1 और 2 की बात करते हैं तो उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। किसने? ज्योतिराव गोविंद राव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। उन्होंने कमजोर और वर्गों, निचली जातियों के लिए कांग्रेस की आलोचना भी की। तो बात करते हैं ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में, डिटेल से समझते हैं।
ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक समाज सुधारक थे जिन्होंने छुआछूत और जाति व्यवस्था जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध कार्य किया। ये महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं की शिक्षा में प्रबल समर्थक थे। फुले का जन्म कब हुआ था? तो फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था। वे माली जाति के थे। किस जाति के थे? वे माली जाति के थे। उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री राव फुले ने छात्राओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया और 1848 में एक स्कूल खोला। फुले ने बाल विवाह का पुरजोर विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1863 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक भ्रूण हत्या रोकथाम केंद्र की स्थापना की, जहां गर्भवती विधवाएं सुरक्षित रूप से शिशुओं को जन्म देती थी और उनकी देखभाल करती थी। फुले ने अनुयायियों के साथ 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873 में की। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, जिसका तात्पर्य सत्य से साधक था। जिसका तात्पर्य क्या था? सत्य से साधक था, ताकि महाराष्ट्र में निचली जातियों के लिए समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके। इसलिए हमारा कथन नंबर 1 सही रहेगा। आगे बात करते हैं। ज्योतिराव फुले तार्किक चिंतन के प्रचारक थे। उन्होंने दलितों और बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन किया। उन्होंने गुलामी को समाप्त करने वाले अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन को अपनी पुस्तक गुलामगिरी समर्पित की। जो गुलामगिरी पुस्तक थी वह किसकी थी? तो वह ज्योतिराव फुले की थी। और वह पुस्तक किस पे थी? तो अफ्रीकी अमेरिकी आंदोलन को अपनी पुस्तक में लिखा है। अफ्रीकी अमेरिकी जो आंदोलन था जिसमें गोरे और काले का भेद होता था, उसको गुलामगिरी पुस्तक में दर्शाया गया है। अनेक लोगों का मानना है कि यह फुले ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम दलित शब्द का प्रयोग उन उत्पीड़न जनता के चित्रण के लिए किया जिन्हें प्रायः वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब आता है, तो एक मत है कि दलित शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने किया था। ठीक है। और उसके साथ ही अगर माना जाए तो ज्योतिराव फुले ने पहली बार, लोगों का मानना है कि ज्योतिराव फुले ने पहली बार दलित शब्द का प्रयोग किया था। यह दलित शब्द उनको दर्शाता था जो वर्ण व्यवस्था से बाहर रखे जाते थे। फुले कमजोर तथा उत्पीड़ित वर्गों की स्थिति की उपेक्षा के कारण कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रबल आलोचक थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवादी आंदोलन में ज्यादातर उच्च जाति के नेता शामिल हैं, उन्हीं का कांग्रेस पर वर्चस्व था। उनका मानना था कि एक बार जब कांग्रेस वापस चले जाएंगे तो उच्च जाति के लोग अपनी शक्ति और अधिकार का उपयोग निचली जातियों के लोगों का अत्याचार करने और उन्हें अपने अधीन करने के लिए करेंगे। इसलिए हमारा कथन नंबर जो 2 है कि कांग्रेस के प्रबल आलोचक थे, तो हाँ बिल्कुल थे ये लोग प्रबल आलोचक। और 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 करेक्ट है। फुले चाहते थे कि देश में न केवल ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र हो बल्कि समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक बुराइयों से मुक्त हो। फुले 1828 में एक महाराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल राव कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसलिए कथन 3 सही नहीं है। उन्हें महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो एक महाराष्ट्रीय सामाजिक कार्यकर्ता थे विठ्ठल राव कृष्णजी वंदेकर, उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। जबकि हमारा क्वेश्चन में क्या है कि एम.जी. रानाडे ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी, बिल्कुल गलत है। महात्मा की उपाधि उन्हें कृष्णजी वंदेकर द्वारा महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। भारतीय इतिहास प्रेस के इतिहास के बारे में है। भारत में प्रेस का इतिहास बहुत ही विस्तृत है। उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत डचों द्वारा की गई थी। फर्स्ट पॉइंट हमारा है, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत डचों द्वारा की गई थी, क्या ये सही है? बी है हमारा, भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा रचित थी। भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का पहला प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने निजी व्यापार के कदाचार को उजागर करने की कोशिश की थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 18वीं शताब्दी के आरंभ में बॉम्बे में की गई थी। तो इन चारों ऑप्शन को हमें देखकर बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा
क्या है ऑप्शन नंबर सी? भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का पहला प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने निजी व्यापार के कदाचार को उजागर करने की कोशिश की थी। चलिए समझते हैं भारत में प्रेस का इतिहास। भारतीय प्रेस का इतिहास यूरोपीय लोगों के आगमन के साथ आरंभ होता है। पुर्तगाली पहले यूरोपीय राष्ट्र के लोगों थे जिन्होंने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। तो हमारा यहाँ पे जो ये पॉइंट है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत डचों द्वारा की थी, बिल्कुल गलत है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक वर्ष 1757 में गोवा के जेसुइट्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक जो थी 1757 में गोवा के जेसुइट्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो हमारा यहाँ पर ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है। भारत में प्रकाशित पहली पुस्तक अगस्त हिक्की द्वारा प्रकाशित की गई थी, बिल्कुल गलत है। 1557 में पहली पुस्तक गोवा के जेसुइट्स द्वारा प्रकाशित की गई थी। अब बात करते हैं 1884 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। बिल्कुल सही है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी 1684 में। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 18वीं शताब्दी में की, बिल्कुल गलत। यहाँ पे जो डेट आनी चाहिए वो 1684 आनी चाहिए। यानी यहाँ पे 1684 में पहली अंग्रेजों द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1684 में की गई थी। लगभग एक सदी तक कंपनी द्वारा शासित क्षेत्रों में कोई भी समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था, क्योंकि भारत में कंपनी के कर्मचारी अपने कदाचार और निजी व्यापार के दुरुपयोग की खबरें लंदन तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे। भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का पहला प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जिन्होंने निजी व्यापार के कदाचार को उजागर करने की कोशिश की थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि भारत में समाचार पत्रों को प्रकाशित करने का जो पहला प्रयास था वह ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1776 की। 1776 में विलियम बोल्ट के निदेशक मंडल द्वारा निजी व्यापार की निंदा की गई। उन्होंने अपनी सेवा और कंपनी के इस्तीफा दे दिया। एक समाचार पत्र प्रकाशित करने के अपने इरादे की घोषणा की। साथ ही यह समुचित किया कि उनके पास कई ऐसी हस्तलिखित चीजें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति से अत्यंत निकट रूप से संबंधित है। आधिकारिक मंडल ने त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त की और बोल्ट की योजना वैचारिक स्तर पर ही समाप्त हो गई। यह जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे, जिन्होंने 1780 में द बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में द बंगाल गजट, भारत में पहला समाचार पत्र जो था द बंगाल गजट था, जिसे 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा कलकत्ता से निकाला गया था। और कलकत्ता, इसका नाम द बंगाल गजट था। एक और नाम आपको मिलता है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला था। 82 की बात करते हैं। 1782 में हिक्की द्वारा सरकारी अधिकारियों की मुखर आलोचना और गवर्नर जनरल के एवं मुख्य न्यायाधीश के पर अपमानजनक हमलों के लिए उनकी प्रेस को जब्त कर दिया गया था। इसके बाद के वर्षों में कलकत्ता गजट 1784, द बंगाल जनरल 1785, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता और कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, द मद्रास कुरियर 1788, द बॉम्बे हेराल्ड 1789 आदि जैसे नए प्रकाशन का उदय हुआ। इन नए प्रकाशनों के प्रवर्तकों को हिक्की के कड़े अनुभव से लाभ उठाया और अधिकारियों के साथ टकराव से बचते रहे। तो ये थी भारत में प्रेस का इतिहास। जो प्रेस का इतिहास की बात करें तो प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत होती है पुर्तगालियों द्वारा होती है और पहली पुस्तक जो होती है वो 1557 में गोवा के जेसुइट्स द्वारा प्रकाशित होती है। भारत में समाचार पत्रों प्रकाशित पहला जो प्रकाश था वो कर्मचारियों द्वारा असंतुष्ट, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारी थे उनके द्वारा किया गया था, जिन्होंने निजी व्यापार के कदाचार को उजागर करने की कोशिश की थी। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, श्वेत जहाज रानी सूचना विनिमय के संदर्भ में निम्नलिखित हमें कथनों पर विचार करना है। श्वेत जहाज रानी सूचना सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करता है। हाल ही में भारत ने ओमान के साथ श्वेत जहाज रानी सूचना विनिमय पर हस्ताक्षर किया है। तो श्वेत जहाज रानी सूचना
ओमान के साथ हुई है स्वेत जहाज रानी सूचना सैन्य जहाजों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचना आदान प्रदान को संदर्भित करती है। कथन नंबर 1 हमारा ये है। और कथन नंबर 2 है कि हाल ही में भारत ने ओमान के साथ स्वेत जहाज रानी सूचना विनिमय पर हस्ताक्षर किया है। तो हमें बताना है कौन से सही हैं। ऑप्शन नंबर 1 केवल 1, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी ना तो 1 और ना तो 2। चलिए जानते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी है हमारा करेक्ट आंसर, यानी केवल 2। हाल ही में भारत ने ओमान के साथ श्वेत जहाज रानी सूचना विनिमय पर हस्ताक्षर किया है। बात करते हैं श्वेत जहाज रानी सूचना वाणिज्यिक और गैर सैन्य व्यापारिक जहाजों की पहचान और आवाजाही पर प्रासंगिक अग्रिम सूचना के आदान प्रदान को संदर्भित करती है, इसलिए कथन 1 हमारा सही नहीं होगा। देश की तटीय एवं अपतटीय सुरक्षा पर समुद्र से किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए इन जहाजों की पहचान के संदर्भ में जानकारी होना अनिवार्य है। इस तथ्य का एक उदाहरण है जैसे कि 26/11 को हुआ मुंबई आतंकी हमला। इस प्रकार के भारतीय नौसेना अन्य संबंधित एजेंसियों जैसे तट रक्षक, सीमा शुल्क, बंदरगाह, मत्स्य पालन आदि के साथ मिलकर पूर्ण मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने सितंबर 2021 में श्वेत जहाज रानी सूचना के आदान प्रदान हेतु ओमान की रॉयल नेवी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू पर समुद्री सुरक्षा केंद्र मस्कट के हस्ताक्षर किए गए। ओमान की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। किए जाने से IFC IOR भारत और MSC ओमान के मध्य मर्चेंट शिपिंग ट्रैफिक पर सूचना आदान प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यह जो समझौता हुआ है वो ओमान के साथ हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान कई राष्ट्रवादी नेता कृषक आंदोलन से जुड़े हुए थे तथा अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से नेता कृषक आंदोलन से जुड़े थे? बात करते हैं अब कृषक आंदोलन की। कृषक आंदोलन में गौरी शंकर मिश्रा, NG रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नीचे दिए गए कोड का हमें प्रयोग करना है, सही उत्तर लिखना है। कृषक आंदोलन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, यानी 1 और 2 और 3। यानी कौन कौन से कृषक आंदोलन से व्यक्ति जुड़ा हुआ था? तो गौरी शंकर मिश्रा, NG रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती। गौरी शंकर रंगा की बात करते हैं, गौरी शंकर मिश्रा की बात करते हैं। 1918 में यूपी किसान सभा के गठन में इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ गौरी शंकर मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रयास में मदन मोहन मालवीय ने उनका समर्थन किया था। तो जब 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना हुई थी, जिसमें 1900 इसके गठन में इंद्र नारायण द्विवेदी के साथ गौरी शंकर मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रयास में मदन मोहन मालवीय ने उनका साथ दिया था। यूपी किसान सभा में महत्वपूर्ण गतिविधियों का प्रदर्शन किया तथा जून 1919 तक प्रांत की 173 तहसीलों में कम से कम 450 शाखाओं का स्थापित कर लिया था। संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बात करते हैं भारत की स्वतंत्रता की बात करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में जो कृषक आंदोलन था, उसमें जो संयुक्त प्रांत के किसान आंदोलन थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। इसलिए गौरी शंकर जो मिश्रा है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बात करते हैं NG रंगा की। NG रंगा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सांसद, किसान नेता थे। NG रंगा क्या थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सांसद और किसान नेता थे। इनका जन्म 7 नवंबर 1900 को निद्रबोलू, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश में हुआ था। 1930 में रंगा महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए थे। 1933 में उन्होंने रैयत आंदोलन का नेतृत्व किया। किसान कांग्रेस पार्टी को आरंभ करने के बाद उन्होंने रैयतू कुली राज्य की मांग पर गांधी जी के साथ ऐतिहासिक चर्चा की। किस राज्य की मांग पर? रैयतू कुली राज्य की मांग पर गांधी जी के साथ ऐतिहासिक चर्चा की थी। NG रंगा ने 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव थे। तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा थी, उसके जो प्रथम सचिव थे वो NG रंगा थे। NG रंगा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे।
एनजी रंगा स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। एनजी रंगा के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें थी। बात करते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती भारत के एक तपस्वी राष्ट्रवादी किसान नेता थे। बिहार के किसान सभा आंदोलन स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। तो बिहार में जो किसान सभा का जो आंदोलन हुआ था वो स्वामी सहजानंद के सरस्वती के नेतृत्व में हुआ था। उन्होंने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया ताकि किसानों के अधिभोग अधिकारों पर जमींदारों के द्वारा किए जा रहे हमलों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को संगठित किया जा सके। और इसी तरह भारत में किसान आंदोलन की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे कृषक आंदोलन तीव्र हो गया, शेष भारत में फैल गया। किसान मोर्चे पर इन सभी क्रांतिकारियों के विकास प्रणीत होकर अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। तो जब कृषक आंदोलन तेज हो गया, किसान मोर्चे सभी जगह फैल गए। अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था, सभी लोगों को पता है। तो इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। इसके बाद बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव जो थे। अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम महासचिव थे वो एमजी रंगा थे। कौन थे? एमजी रंगा थे। 1936 में ये अखिल भारतीय जो किसान सभा गठित हुई थी, इसके महासचिव जो प्रथम थे वो एमजी रंगा थे और इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती चुने गए थे। तो रंगा और सरस्वती जी का इस प्रकार से संबंध आपको किसान आंदोलन से मिलता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन का भी आयोजन किया। बकास्त का अर्थ है स्वयं खेती करना। बकास्त का अर्थ क्या होता है? स्वयं खेती करना। बकास्त का अर्थ होता है स्वयं खेती करना। एक बार मेरे साथ नोट डाउन कर लीजिए सब फटाफट इस सभी को कि बकास्त का जो की पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करते चलें। बकास्त का अर्थ होता है स्वयं खेती करना। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा बकास्त भूमि के काश्तकारों में बेदखली के विरोध में आयोजित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप बिहार में काश्तकारी अधिनियम तथा बकास्त भूमि कर पारित हुआ था। तो बकास्त जो था वो बिहार से संबंधित था और बकास्त मतलब होता है स्वयं खेती करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? चलिए सब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 हमारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में है। अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद विचारधारा के मध्य निम्नलिखित अंतरों को हमें बताना है। अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद विचारधारा के बारे में बताना है। पहला पॉइंट है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का कल्याण करना था, जबकि देवबंद विचारधारा में इस्लामी सिद्धांतों एवं धार्मिक शिक्षा पर बल दिया गया था। अलीगढ़ आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने समर्थन मांगा, जबकि देवबंद विचारधारा में विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना जीवित रखा। तो हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन हमारा करेक्ट है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक और ना तो दो। चलिए आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी एक और दो दोनों। तो अलीगढ़ आंदोलन था और देवबंद विचारधारा था, इसमें अंतर की बात करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को कल्याण की तरफ लेकर जाना था, जबकि जो देवबंद की विचारधारा थी वो क्या कहती थी कि इसमें देवबंद के लोग कहते थे इस्लामी सिद्धांतों को पर ही हमें धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिए। अलीगढ़ आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन मांगा, जबकि देवबंद विचारधारा ने विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को जीवित रखा। चलिए समझते हैं अलीगढ़ आंदोलन और देवबंद के बारे में। मुस्लिम उलेमाओं के बीच रूढ़िवादी वर्ग जो पारंपरिक इस्लाम शिक्षा के मानकों के विचार निर्धारक थे, देवबंद आंदोलन का आयोजन किया था। जो मुस्लिम उलेमा के बीच रूढ़िवादी वर्ग था वो देवबंद से आंदोलन से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। यह एक दो उद्देश्य वाला पुनः जागरणवादी आंदोलन था। मुसलमानों के बीच कुरान की परिशुद्ध शिक्षाओं का प्रचार करना और विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना, जबकि अलीगढ़ विचारधारा का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समर्थन के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को कल्याण की तरफ लेके जाना था। इसलिए हमारे कथन नंबर 2 सही है। विद्यालय पाठ्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा को समाप्त कर दिया गया।
शिक्षा मूल इस्लाम धर्म में प्रदान किया जाता था, जबकि अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समुदाय का कल्याण करना था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 1888 में देवबंद के उलेमा सैयद अहमद खान ने संगठनों द यूनाइटेड पैट्रियार्क एसोसिएशन, द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के विरुद्ध एक धार्मिक फरमान यानी फतवा जारी किया था। देवबंद विचारधारा के मुख्य विरोधी सैयद अहमद खान की गतिविधियों के विरुद्ध उन्हें 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पश्चिमी विज्ञान व कला और मुस्लिम धर्म की शिक्षा प्रदान करने हेतु अलीगढ़ में किया गया था। तो अलीगढ़ जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की बात करते हैं तो वह उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। चलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की बारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 10 कहता है पोषण वाटिका पहल। पोषण वाटिका पहल के बारे में हमें बताना है। यह पहल सुरक्षा में सुधार के लिए पौष्टिक एवं औषधि पौधों के रोपण को बढ़ावा देती है। आयुष मंत्रालय का उद्देश्य आंगनबाड़ियों के सहयोग से पोषण वाटिकाओं की स्थापना करना है। हमें करेक्ट आंसर बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, और ना तो एक और ना तो दो। चलिए समझते हैं। पोषण वाटिका आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से कुपोषण के उन्मूलन हेतु पोषण वाटिका यानी न्यूट्री गार्डन के महत्व में पर एक वेबिनार का आयोजित किया है। पोषण अभियान का उद्देश्य कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के बीच अभिसरण को प्रोत्साहित करना है। पोषण वाटिका के अंतर्गत पौष्टिक एवं औषधीय पौधों का रोपण निर्भरता को कम करेगा, समुदायों को अपनी पोषण सुरक्षा हेतु आत्मनिर्भर बनाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो कथन है वो सही है। पोषण वाटिका परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फलों और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके आहार विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह परिवार या सामुदायिक स्तर पर कुपोषण से निपटने के लिए खास सुरक्षा और विविधता प्रदान करने के लिए एक स्थायी मॉडल साबित हो सकता है। आयुष मंत्रालय पोषण वाटिकाओं के स्थापना के अभियान में आगे बढ़ने के लिए 3000 आंगनबाड़ियों के साथ सहयोग कर यह कार्य करेगा। इसलिए हमारा क्वेश्चन जो कथन नंबर 2 है वो भी सही कहलाएगा, क्योंकि यह महिला और बच्चों के कुपोषण की समस्या से निपटने हेतु यह महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। तो पोषण वाटिका सभी को समझ में आया। आयुष मंत्रालय और आंगनबाड़ियों के सहयोग से किया जा रहा है और इसमें पौष्टिक एवं औषधि पौधों के रोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में इतने 10 ही क्वेश्चन आपके लिए कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इन सारे 10 क्वेश्चंस को आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। 10 क्वेश्चंस में मैंने 50 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दी है, तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो आपके क्वेश्चंस प्योर हो जाएंगे यानी सॉलिड हो जाएंगे, आपको कभी भूलेंगे नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को रिवीजन करिए